चलो यस सर। बिल्कुल। यार देखो, लास्ट क्लास मेन मुद्दे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने चीजें पढ़ ली थी, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मैंने वहीं से रिकॉल कराता हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। यार मैंने कहा था कि जब आपके पास दो वेव्स होती हैं और दो वेव्स मर्ज करती है, तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो उसी फिनोमिनन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि हमारे पास जो दो वेव्स होनी चाहिए वो कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। भैया जिसको याद है याद दिलाओ, कोहेरेंट वेव्स की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स? सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेरी गुड। भाई बाकी कुछ याद नहीं है तो वेरी गुड। कुछ याद नहीं है तो टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने टाइम में भूल ही जाते हो। भैया कोहेरेंट वेव्स का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, और उनके बीच का जो भी फेस डिफरेंस होना चाहिए, फेस डिफरेंस डेल्टा फाई, वो या तो जीरो होना चाहिए या जीरो या कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये जब भी दो कोहेरेंट वेव्स हमारी मर्ज करेगी, तो हमारी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इंटेंसिटी गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और जब ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो हमारे किसी एक पॉइंट्स पे एनर्जी मैक्सिमम आती है और किसी एक पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम आती है। जिस पॉइंट पे एनर्जी इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये हमारा बनाता है ब्राइट फ्रिंजेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब भी हमने पढ़ा था, फ्रिंजेस दिखाए थे, बेसिकली स्पॉट्स बनते हैं, डार्क स्पॉट्स, ब्राइट यस स्पॉट, डार्क स्पॉट्स, तो ये ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। वेरस कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो खत्म हो जाती है, मिनिमम आती है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस, और इसमें हम बनाएंगे डार्क फ्रिंजेस। उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ ली थी कि यार मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी हमें कब कब मिलेगी। कोई बात नहीं तनिषा मैडम्स, बिल्कुल तनिष्का अब ऑलमोस्ट क्लास जल्दी जल्दी ही लगा करेगी। बिल्कुल। अब यार यहाँ पे कंडीशंस याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 +2 रूट I1 I2 cos 5, जहां पे 5 फेज डिफरेंस होगा, और ये लास्ट वाला टर्म ही डिसाइड करके बताएगा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसलिए इस लास्ट वाले टर्म को हम कहते थे इंटरफेरेंस टर्म। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड ये लो, ये सब तो नोट किया हुआ है, नोट मत करो, ये सब मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ये तो सब नोटेड किया हुआ ही है आपने। डन। इंटरफेरेंस टर्म, तो यार जब मेरे को इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो cos फाई की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमने देखा cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, फिर ऐसे ही E1 मल्टीपल्स। तो हमें पता चल गया था कि फाई होना चाहिए E1 मल्टीपल ऑफ पाई। एक बार फेज डिफरेंस मिल गया है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला कहलाता है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आया था, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आया था, कि जब भी भैया हमारे पास फेज डिफरेंस 2n पाई के टर्म्स में होगा और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के टर्म्स में होगा, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम इंटेंसिटी बनाएगा। जैसे एग्जांपल, यार मैं कह रहा हूं किसी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है सपोज 6 पाई का, या पाथ डिफरेंस कह लो कि पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस हटा दो, कि सपोज मैं कह रहा हूं पाथ डिफरेंस है मेरे पास 3 लैम्डा, तो मेरे को बताओ ये कंस्ट्रक्टिव बनाएगा या डिस्ट्रक्टिव बनाएगा? वेरी गुड, ये n लैम्डा के बराबर आ रहा है, जहां पे n की वैल्यू 3 है, तो याद रखना ये कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा। फिर सिमिलरली हमने कंडीशंस लिख ली थी डार्क फ्रिंजेस की, कि डार्क फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम मतलब cos फाई की वैल्यू मिनिमम जो -1 होती है, और ये होती है 180 डिग्री, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, मतलब इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम इसको लिखेंगे 2n-1 या +1 इंटू पाई। पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन क्या आ गई थी? 2n-1 लैम्डा बाय 2,
मतलब इधर अब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हुआ, या 3 लैम्डा बाय 2 हुआ, या 5 लैम्डा बाय 2 हुआ, तो इस केस में हमेशा डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। बस Yes, हमने sir. यहां तक चीजें डिस्कस कर ली थी। चेक Yes. करके बता दो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. चलो बढ़िया। बाकी यार आई कैन अंडरस्टैंड, चीजें भूल गए होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हल्का सा एक बार फिर से रीड करोगे ना, आपको चीजें याद आ जाएंगी। Yes, चलो sir. बिल्कुल। आकाश, तुम्हारी रिक्वेस्ट काम आई, मेरे को पता चला भाई पीछे से तुम लोगों ने कुछ ज्यादा डिमांड कर डाली है। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास वेव है, दो वेव्स है जिसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है आई, और दूसरे वेव की इंटेंसिटी है 4i। ये दोनों वेव्स मर्ज कर रही हैं। हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है? हमें नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है कि जो ये वेव्स क्या कहते हैं मर्ज करेगी तो नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी। लेकिन हमें अलग अलग पार्ट्स गिवन है। क्या अलग अलग पार्ट्स गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है कि फेज डिफरेंस इज π/2। और हमें थर्ड पार्ट गिवन है कि फेज डिफरेंस इज पाई। चलो नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ। Yes, sir. Done. तनिष्का, आपका रैंकर्स बैच में भी शायद से नेक्स्ट मंथ से बनेगा। क्योंकि इस मंथ में अभी जेई मेंस वालों का और उन सबका रैंकर्स बैच बना हुआ है, तो इनका जैसे एग्जाम ओवर होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली उसके बाद आपका रैंकर्स बैच बन जाएगा। Yes, sir. Done. और भाई बड़े दिनों बाद इतनी स्ट्रेंथ देखने को भी मिली है, बढ़िया। तो चलो यार, आज हमें ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा जल्दी वो करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको फटाफट मैं ही सॉल्व करा देता हूँ। बिल्कुल यार, बड़े दिनों बाद दिखे हैं मानवी, बिल्कुल। तो आज फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यार हमें पता है नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर एक साथ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। I1 I2 + 2 √I1 I2 cos 5। भैया सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू 4i प्लस 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4i²। 4i² का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 2i इंटू कॉस 5। पहले केस में कॉस 5 कितना गिवन है भैया? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 5i + 4i। सो फाइनल आंसर इज 9i। 9. वेरी गुड। मैंने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया है आपको, फटाफट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके दे दो। Yes, sir. डन। यस तनिष्का मैडम, रैंकर्स बैच में कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं, फिल्टर आउट बैच होता है बेसिकली। वेरी गुड ऋतिका, आपका सेकंड का आंसर बिल्कुल सही है। भैया मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, बस आंसर लिख रहा हूं, मैच करके देखना। सेकंड वाले का आंसर आना चाहिए 5i। गुड। उज्जवल बिल्कुल सही। दीक्षा मैडम डन। भैया लास्ट वाले का चेक करो, लास्ट वाले का आंसर सबका आई आना चाहिए। गायत्री आपका कैमरा ऑन है। बिल्कुल डन। चलो यार, ये सबका कंप्लीट हो गया, तो हम आज से टॉपिक स्टार्ट करें जो हमें पढ़ना है आज। Yes, sir. Yes, चलो sir. डन भैया, आ जाओ। वेरी गुड। लिख लो हेडिंग। अब याद रखो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे भर भर के आपका न्यूमेरिकल्स मिलेगा। फ्रिंज विड्थ, मोस्टली तो आपके नीट वाले में न्यूमेरिकल्स कम आएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस का पहले डायग्राम याद दिलाता हूँ।
यार इंटरफेरेंस के डायग्राम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स होगा एस, और यहाँ पे हम एक स्लिट लगा देंगे। एक स्लिट लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि भैया हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल हेगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो इससे हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेंगे वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दो स्लिट्स का यूज करेंगे। दो स्लिट के यूज करने से क्या एडवांटेज मिलेगा भैया, दो स्लिट के यूज करने से हमें दो कोहेरेंट वेव्स मिल जाएंगी। ये हो जाएगी वेव वन, वेव टू, और इस स्लिट्स को हम कहते हैं स्लिट वन, स्लिट टू। उसके बाद यहाँ पे होगी स्क्रीन। भाई आई होप तो आप सबको डायग्राम याद होगा। Yes. Yes, sir. डन। मैंने आपको Yes, बताया था, डायग्राम याद नहीं है? सर याद है। याद है, याद। चलो डन। फिर मैंने आपको कहा था ये दोनों कोहेरेंट वेव्स मर्ज करेंगी और स्क्रीन के ऊपर हमारे फ्रिंजेस बनाएंगी। फ्रिंजेस का मतलब था डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट। तो मैंने आपको बताया था कि यार याद रखो, सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनेगा, फिर डार्क, फिर हमेशा ब्राइट। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे। चलो अब सारा डिस्कशन इसके बारे में करना है, तो भैया अब आ जाओ, ध्यान दो, फोकस करो। यार हम क्या कह रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे ओ से। डन। डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स एंड दी स्क्रीन, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और S1 और S2, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को हम डिनोट करते हैं या तो ए से या तो डी से। कुछ बुक्स में ए से गिवन है, कुछ बुक में डी से गिवन है, तो आपको जिससे मन करे आप उससे इंडिकेट करना। मैं इधर डी से इंडिकेट कर रहा हूं। अब यार एक बात बताओ मेरे को कि S1O और S2O, इन दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? भाई जल्दी, Same. S1O और S2O, इन दोनों की लेंथ सेम Same होगी या अलग होगी। अलग होगी? Same. वेरी गुड, इन दोनों की लेंथ सेम सर होगी। क्यों? क्योंकि O हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल हो जाएगा, ये लाइन कॉमन आ जाएगी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे तो S1O और S2O दोनों इक्वल हो जाएगी। यार अगर S1O और S2O दोनों इक्वल हो गई तो मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा इन दोनों की लेंथ करना। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। मेरे को बताओ, जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा, अभी अभी मैंने बताया, क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? Constructive. वेरी गुड। जब भी, यहाँ पे फिर से दिखा देता हूं, कंस्ट्रक्टिव। जब भी पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैम्डा या 0 आ जाए, तो भैया याद रखना ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इससे मैं आपको क्या कंक्लूड कराना चाहता हूं कि याद रखना, सेंटर पे हमेशा पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो इसलिए सेंटर पे हमेशा ही क्या बनेगा? सेंट्रल पे हमेशा ब्राइट फ्रिंजी बनेगा। ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें सेंटर पे डार्क स्पॉट बने। तो इस सेंटर वाले को हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसमें एन की वैल्यू 0 होती है। इसको हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नहीं कहते, कंफ्यूज मत होना। जैसे क्वेश्चन आपसे बोलेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मतलब सेंटर वाला नहीं होता, क्योंकि सेंटर वाला तो कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही ब्राइट बनेगा। सेंटर वाले के लिए तो एन की वैल्यू 0 है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। पहले अब यहां तक चेक करो, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? यस सर। डन, नोट डाउन करो, क्योंकि अब डायग्राम फिर से बनेगा ये अब। सर डन। डन, बढ़िया। आ जाओ भैया। सृजल आपकी वॉइस लैग कर रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। Sir, done. डन, चलो आगे। भाई अब ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। Yes, sir. चलो बढ़िया। यार ये मैंने फिर से वही स्लिट S1, ये स्लिट S2, ये हो गई हमारी स्क्रीन, और ये सब मैंने आपको बता दिया। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, और ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट हमेशा O। यार अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास दो लाइट रेज आई, एक S1 से ट्रैवल करती हुई और एक S2 से ट्रैवल करती हुई, और ये दोनों मिल रही हैं पॉइंट P पे। ये पॉइंट P हमारा भैया कितने डिस्टेंस पे है O से? याद रखो ये पॉइंट P हमेशा हम लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x।
अब मेरे को बताओ क्या S1P और S2P, अब क्या इन दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग। Same. वेरी अलग गुड। अलग. भैया याद रखो, अब इन दोनों की लेंथ अलग अलग होगी और किसकी लेंथ बड़ी होगी? हमें डायग्राम से पता चल रहा है S2P की बड़ी होगी। S2. मेरे को पता करना है कि पॉइंट पी पे डार्क फ्रिंज बन रहा है या ब्राइट बन रहा है। मेरे को क्या चेक करना है? पॉइंट पी पे ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है? भैया मुझे नहीं पता, तो इसको पता करने का तरीका है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? क्या लिख सकता हूं? S2P माइनस S1P कैलकुलेट करके। Yes, sir. डन। Yes, पहले भैया यहां तक लिख डालो। sir. Done. डन। अब मैं जो स्टेप बोलते जा रहा हूं उसको ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, ध्यान दो। यार मैंने क्या किया, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो रेड कलर की लाइन है, याद रखो ये इमेजिनरी लाइन है। ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल डी। तो यार एक चीज आप नोटिस करो, इस पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को? सपोज ए नाम दिया। भाई अगर आप चेक करो ट्राइंगल S1AP में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है रहा है। तो भाई मेरे को बताओ S1P की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? S1P स्क्वायर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा S1A स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। भाई मेरे को लगा नहीं समझ में आया, रिपीट करना है क्या? रिपीट कर दो। डन। Yes, sir. रिपीट करना है। हटाओ भैया। यार मैंने क्या किया, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है S2P की वैल्यू निकालना और S1P की वैल्यू निकालना। तभी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, और तभी तो चेक कर पाऊंगा कि भैया इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने किसकी निकालने की कोशिश करा है? भैया S1P को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार आप देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है S1AP। S1AP मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इसको रब कर दूंगा, चेक करना। S1AP ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना? यस सर। डन। Yes, तो sir. पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया S1P की स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। S1A की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं? S1A की वैल्यू अभी बताया ना, नीचे डी है तो ऊपर भी डी होगा, Yes, sir. प्लस। अब मेरे को सोच के बताओ थोड़ा सा, नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। भैया AP की वैल्यू कितनी होगी? दीक्षा बहुत सही, आपने बहुत अच्छा लिखा है, सही लिखा है। AP की वैल्यू कितनी होगी सोचो? X square. नहीं, गलत। अब यही चीज समझानी है, इधर So देखो। 1 by. सुनो तो सही, सुनो तो सही। डायग्राम को देखो, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। यार ये जो ये पूरी लाइन है, ये डी है ना? मैंने कहा ये मिड पॉइंट है, तो मेरे को बताओ ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये D/2 हो जाएगी, और ये भी Yes, D/2 हो जाएगी। D/2. Yes. वेरी गुड। ये पॉइंट O है। मैंने कहा O से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस, पॉइंट P तक का डिस्टेंस x है। मैं कौन सा डिस्टेंस निकालना चाहता हूं? मैं x डिस्टेंस थोड़ी निकालना चाहता हूं भैया, मैं तो ये ब्लू कलर वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, ये वाला। तो मेरे को बताओ अब ये ब्लू कलर वाला डिस्टेंस कितना लिखूं? सोचो। So X X minus D by 2. वेरी गुड, बस यही समझाना था आपको, फटाफट समझ में भी आ गया। आकाश गलत हो गया, चेक करो भैया सबको। भैया मैं इसको लिखूंगा, जो ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू पॉइंट ए था, ये पॉइंट पी था। तो एपी की वैल्यू लिखूंगा मैं x माइनस D/2। तो यही चीज यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर दो, एपी की जगह लिखूंगा x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, सब लोग चेक करते जाना। अब सिमिलरली मेरे को कैलकुलेट करने हैं S2P की वैल्यू। तो फिर से यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। इस इमेजिनरी लाइन का पॉइंट का नाम दे दो B। तो आप देखो आपके पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। तो यार अब मैं क्या लिख सकता हूं? राइट एंगल ट्राइंगल S2BP, और मेरे को वैल्यू निकालनी है S2P की। तो S2P स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। S2B की स्क्वायर की वैल्यू है D, प्लस PB की वैल्यू अगर आप डायग्राम में थोड़ा सा इमेजिन करो, भैया मेरे को ये वाली वैल्यू लिखनी है अब की बार, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
कौन से कलर से? भैया इसको ड्रॉ करते हैं, फिर से व्हाइट कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो। ये वाली वैल्यू बताओ, अब ये लेंथ कितनी होगी? X plus D. वेरी गुड, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। भैया यहां तक लिख के छोड़ दो फटाफट, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां तक जैसे ही कंप्लीट हो जाए मेरे को बता दो। Done. Done, sir. Done? Done, sir. बढ़िया, चलो नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने लिखा s2p² माइनस s1p², तो ये वैल्यू हो जाएगी s1p प्लस s2p इंटू s1p माइनस s2p, या जो मर्जी, उल्टा लिख दिया मैंने, s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p। यार s2p माइनस s1p² आप फाइंड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p। और अगर आपको याद हो, मेरे को यही चीज कैलकुलेट करनी है, बिकॉज यही चीज तो पाथ डिफरेंस था। Yes, sir. Done. So, ये लो सारा नोट डाउन कर डालो। किसी ने बोला प्रीवियस स्लाइड शो करनी है, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड शो करी है। अब बस फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आ जाना शुरू हो जाएगा। डन, चलो यार अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा, इसको यहां पे लेके आऊंगा डिवीजन में। तो हम फाइनल फॉर्मूला लिख लो यार, फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू s2p माइनस s1p। ये किसके बराबर आ रहा है? भैया ये लिख लो, ये आएगा हमारा बराबर 2xd डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सॉरी, ये हो जाएगा 2d, ये एक मिनट गलती लिख दिया मैंने, xd डिवाइडेड बाय d आएगा। ये भाई Done. आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। Done, sir. डन, चलो अब देखो, मेरे को पता है, सोच सकता हूं मैं, ये चीजें अभी कुछ समझ में नहीं आ रही होगी जो भी अभी अब तक मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो मैं आपको उसको पर्पस समझाता हूं, हमने ये सब क्यों कैलकुलेट किया। बिल्कुल यार, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एक्स डी बाय कैपिटल डी। तो x की वैल्यू चाहिए थी मेरे को। x की वैल्यू क्या आएगी? p कैपिटल D बाय स्मॉल d। यार ये x था क्या? ये x पोजीशन था पॉइंट P का, जहां पे लाइट रेज मर्ज हो रही थी। आई रिपीट, x क्या था? x पोजीशन था कि भैया जहां पे हमारी लाइट रेज मर्ज कर रही है। तो अब मैं यहीं पे फाइंड कर सकता हूं कि किस किस पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और किस किस पोजीशन पे डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। तो यहां पे लिख लो भैया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, भैया मुझे पता है n0 पे तो सेंटर वाला होगा, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। मेरे को बताओ सबसे पहला वाला ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगा? भैया मैं p की वैल्यू रखूंगा, p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए? आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड, रिपीट। यार जब p 0 होगा तो मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, p 0 होगा तो x की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू 0 होने का मतलब है सेंट्रल। लेकिन जैसे मैंने कहा सेंट्रल को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है, हम कंसीडर करना शुरू करेंगे फर्स्ट वाले से। तो x1 के लिए, भैया x1 के लिए हमारे p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 लैम्डा होनी 1. चाहिए। तो p की वैल्यू 1 लैम्डा ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आएगी? भैया d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगा, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए आप बोलोगे कि सर पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2 लैम्डा। तो जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा रखूंगा तो x2 की वैल्यू आएगी 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3d लैम्डा बाय d। सिमिलरली इस तरीके से xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? nd लैम्डा बाय d। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, इसलिए याद रखना। Done. डन, Sir, done. रिपीट करना है, डन। ये कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब पूरा ब्राइट से रिपीट करना है।
Yes, sir. Bright C. ठीक है प्रतिभा, हटा देता हूं। प्रतिभा हम चाहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। P शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने रखी n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 रखी तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 0। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या करो, इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0. x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि ये सेंट्रल फ्रिंज था, पॉइंट O वाला था, सेंट्रल फ्रिंज। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेंट्रल फ्रिंज तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। मेरे को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, मतलब डायग्राम में देखो इस वाले में, मेरे को ये वाला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना ऊपर बनेगा। फिर मेरे को फाइंड करना है कि जो ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है ये सेंटर से कितना ऊपर बनेगा। प्रतिभा ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. डन। तो x1 के लिए अब हम क्या करेंगे, x1 के लिए सबसे पहले पाथ डिफरेंस बताओ कितना होना चाहिए। पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा। इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू इस पोजीशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली जब मैं x2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा, लेकिन अब की बार n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो पाथ डिफरेंस आएगा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। इस तरीके से मैंने कहा कि अगर मेरे को xn nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज चाहिए होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा nd लैम्डा बाय स्मॉल d। अब क्लियर हो गया प्रतिभा आपको? Yes, डन। sir. सिमिलरली इसको नोट डाउन कर लेना, अभी टाइम दूंगा। सिमिलरली अब मैं फाइंड करना चाहता हूं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए भैया पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 2n-1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो भैया सबसे पहला हम क्या करेंगे, भैया मेरे को फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए। फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए तो मतलब n की वैल्यू 1 रखूंगा। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस कितना आएगा? भैया पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2। Lambda by 2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो Yes. तो आपके पास आ जाएगा d लैम्डा बाय 2d। फिर x2 के लिए n की वैल्यू रखूंगा 2। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो बताओ भैया पाथ डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 2 लैम्डा इंटू 2 4। तो 2 2 लैम्डा बाय 2। ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। देखो ना n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 लैम्डा बाय 2। यस सर। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 3d लैम्डा बाय 2d। सिमिलरली भैया x3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे, x3 की वैल्यू में आ जाएगा, आप अपने आप चेक करना, 5d लैम्डा बाय 2d। यस सर। डन। क्या किसी को प्रीवियस स्लाइड शो करनी है? सबने प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर ली थी? यस Done. सर। शो कर बढ़िया। दो। करनी है, ये लो। सर डन। डन। भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बट समझने में डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल बिल्कुल हल्का है। न्यूमेरिकल दूंगा आप अपने आप इसको फटाफट सॉल्व कर पाओगे। यस सर डन। डन। चलो ये वाला भी जब नोट डाउन हो जाए बता देना, फिर आगे बढ़ता हूँ। डन सर। डन डन। सर। चलो बढ़िया, आ जाओ भाई। बिल्कुल ऋतिका, आप n+1 वाला फॉर्मूला, भैया आपका ये डाउट अच्छा है। ऋतिका मैंने आपको कहा था ऋतिका कि पाथ डिफरेंस डार्क वाले के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक चीज भी बहुत अच्छे से बताई थी। मैंने कहा था कि अगर आप +1 यूज कर रहे हो तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको? 0 से। लेकिन अगर आप 2n-1 लैम्डा बाय 2 कर रहे हो तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको? 1 से स्टार्ट करनी 1. पड़ेगी। तो बस इस चीज का ध्यान देना, वैल्यू सब कुछ सेम आएगा। चलो यार, अब इसमें ना एक चीज बस, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो।
भैया सेंटर पे तो बन रहा है ब्राइट, सेंटर पे तो दिमाग लगाना ही नहीं। मैं ब्राइट को येलो से बना रहा हूं अब, और डार्क को मैं बना रहा हूं रेड से। तो समझ जाना रेड वाला डार्क है और येलो वाला ब्राइट है। ये है हमारा सेंटर वाला। यार एक बात बताओ, मेरे को फर्स्ट डार्क की वैल्यू पता है, मेरे को सेकंड डार्क की वैल्यू पता है कि फर्स्ट डार्क कितनी पोजीशन पे बना है, मेरे को ये पता है। सेकंड ब्राइट कितनी पोजीशन पे बना है, मेरे को ये भी पता है। अगर मैं x1 x2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये डार्क वाले की लेंथ कितनी होगी? Yes, sir. Yes, sir. भाई एक बार Yes, रिपीट sir. करता हूं, चेक करना। मैंने क्या बोला? मुझे पता है कि फर्स्ट वाला डार्क या फर्स्ट वाला ब्राइट कितने पे बन रहा है। तो जैसे ये फर्स्ट ब्राइट है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है। तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के लिए अभी अभी मैंने पोजीशंस कैलकुलेट करके लिखी हैं। मेरे को एक बार फिर से बता दो, x1 की वैल्यू कितनी आई थी फर्स्ट ब्राइट के लिए, अगर आपको याद हो तो d लैम्डा बाय स्मॉल d आई थी। Right, small. सिमिलरली सेकंड ब्राइट के लिए कितनी आई थी ये वैल्यू? 2d लैम्डा बाय d आई थी। 2D lambda. तो एक चीज खुद सोच के बताओ, अगर मैं फर्स्ट ब्राइट को और सेकंड ब्राइट को मतलब x1 माइनस x2 कर रहा हूं, तो क्या ऑटोमेटिकली मेरे को ये ब्लू कलर की लेंथ की वैल्यू मिलेगी? Yes, sir. Yes, और ये ब्लू कलर Yes, की वैल्यू क्या sir. इंडिकेट कर रही है? ये ब्लू कलर की वैल्यू मेरे को डार्क फ्रिंज कितना बड़ा बना है उसकी वैल्यू इंडिकेट कर रही है। और इसी चीज को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? फ्रिंज Fringe. विड्थ। तो याद रखो, फ्रिंज विड्थ को हम इंडिकेट करते हैं बीटा से। तो बीटा को निकालने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, बस सिंपली x2 माइनस x1 कर दो, या x3 माइनस x2 कर दो, मतलब ऑल्टरनेट फ्रिंजेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब मैंने x2 माइनस x1 किया, तो चेक करो ये आंसर कितना आ रहा है। ये आंसर d लैम्डा बाय d आ रहा है। lambda upon d. मैंने क्या किया, मैंने चेक करके देखा x3 माइनस x2 को करके, क्या पता भैया दूसरी जो डार्क फ्रिंज है वो बड़ी बन रही हो या छोटी बन रही हो। x3 की वैल्यू थी 3d लैम्डा बाय d, x2 की वैल्यू है 2d लैम्डा बाय d। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी कितना आ रहा है? d लैम्डा बाय d। By तो small इससे d. मुझे क्या पता चला? D बिल्कुल, इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या पता चली, अब ध्यान दो। इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये पता चली कि भैया जितने भी ब्राइट और जितने भी डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, सबके सब इक्वल ब्रॉडनेस के, इक्वल विड्थ के बन रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सबकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी? भैया इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रखना भैया, इधर सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होगी, सबकी सेम होगी। दैट इज डी लैम्डा बाई डी। Yes. अब मैं इस पे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। done. डन, So the बढ़िया। भाई अब एक चीज ध्यान दो, हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फ्रिंज विड्थ अगर मैं नोटिस करूं, फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। तो जैसे इस पे कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है, भाई इस पे क्वेश्चन आता है कि मैंने दो कलर्स लिए हैं, एक मैंने लिया ब्लू कलर और एक मैंने लिया है रेड कलर। एक बार मैंने अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, एक बार मैंने ब्लू कलर से परफॉर्म किया, एक बार रेड कलर से परफॉर्म किया। तो आप मेरे को बताओ फ्रिंज विड्थ में क्या डिफरेंस होगा दोनों की? किसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, किसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी, या दोनों की इक्वल होगी? Blue की ज्यादा होगी. तो भाई अगर आप नोटिस करो, दोनों में से किसकी, वेरी गुड आकाश, दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? हमें पता है Red भैया की. रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। Blue. रेड की वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो भैया बहुत क्लियर कट चीज है, फ्रिंज विड्थ भी किसकी ज्यादा होगी? रेड की Red की. ज्यादा होगी और ब्लू की कम होगी। चेक करो, पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर है। yes sir. डन। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम टॉपिक में ही कंसीडर करेंगे। लिख लो हेडिंग, टॉपिक से ही समझा दूंगा ये क्वेश्चन। इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट, हेडिंग लिखो भाई सब लोग, इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। Yes sir. यार अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हम अलग अलग कलर की लाइट रे यूज करेंगे या एक सिंगल कलर की लाइट रे यूज करनी पड़ेगी हमें?
सिंगल कलर। वेरी गुड, मैंने आपको बताया था इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट रे यूज होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का मतलब है सिंगल सिंगल कलर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लो, ऋतिक का प्रीवियस स्लाइड ये लो। एक तो ऋतिका, मतलब आपका नाम है ना, बड़ा फ्लो में नहीं आता, तो कभी कभी ऋतिका बोलूं तो समझ जाना मैं आप ही को बोल रहा हूँ। डन, चलो बढ़िया, आ जाओ। यार जैसे एग्जांपल लो, इस टॉपिक पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं और ये हमारे पास स्क्रीन है। मैंने क्या किया, स्लिट S1 से एक अलग कलर लिया, स्लिट S2 से एक अलग कलर लिया। यहां से ब्लू कलर की लाइट रे आ रही है, यहां से रेड कलर की लाइट रे आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि यहाँ पे क्या आपको फ्रिंजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बताओ, क्या आपको फ्रिंजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मतलब ब्राइट डार्क इस तरीके के स्पॉट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? Yes, sir. मिलेंगे। Yes, sir. नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने आपको अभी तो बताया, इंटरफेरेंस के लिए वेव कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। और यार चैप्टर आज की क्लास की स्टार्टिंग इससे आपने खुद ने बताया, कोहेरेंट वेव्स का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ। तो यार क्या ब्लू कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ सेम होती है? नहीं। sir. तो जब ये दोनों सेम है ही नहीं, तो यार ये नॉन कोहेरेंट बन जाएगा, और नॉन कोहेरेंट बन गए तो भैया इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। चेक करो, क्या ये चीज समझ में आई है? यस Yes. सर। डन। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो भैया। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। मैंने क्या किया, स्लिट S1 से दो कलर पास कराए, एक ब्लू कलर, एक रेड कलर, ठीक है। और मैंने स्लिट S2 से भी दो कलर पास कराए, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। अब भैया बताओ, क्या अब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब बताओ। Yes, sir, मिलेंगे। याद रखो, अब मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? Yes, क्योंकि भैया ब्लू किसके साथ सुपर पोजिशन करेगा? ब्लू Blue ब्लू के के साथ ही करेगा। रेड किसके साथ करेगा? रेड Red रेड के के साथ ही करेगा। तो Yes, भैया sir. जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4। तो अब की बार क्या होगा, वेव 1 और वेव 3 ये कोहेरेंट बन जाएंगे, 2 और 4 ये भी कोहेरेंट बन जाएंगे। तो बेसिकली अब मेरे पास दो कोहेरेंट वेव्स आ गई हैं। तो यार ये ब्लू और रेड दोनों अपने फ्रिंजेस बनाएंगे। तो अब की बार स्क्रीन पे आपको कौन कौन से कलर के फ्रिंजेस मिलेंगे? आपको ब्लू कलर के फ्रिंजेस भी मिलेंगे, मतलब ब्लू कलर के डार्क और ब्राइट स्पॉट, और साथ के साथ रेड के भी मिलेंगे। आपको दोनों कलर के मिलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको? Yes, sir. यार यही चीज बस व्हाइट लाइट के साथ अप्लाई कर दो ना। हाँ कोमल बोलो, रिपीट करना है क्या? डन। मैं बोल रहा हूं यही चीज व्हाइट लाइट के साथ कर दो। भैया व्हाइट लाइट कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन है? Seven. 7। हमें पता है विबग्योर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यार यही होगा, जब मैं इन दोनों स्लिट से व्हाइट लाइट पास कराऊंगा, तो आपको यही सेम चीज इमेजिन करनी है कि व्हाइट लाइट का मतलब क्या है। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कि सपोज यहां पे एक व्हाइट लाइट गई, यहां पे भी एक व्हाइट लाइट गई। तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि यहां से ब्लू कलर भी जा रहा होगा, रेड कलर भी जा रहा होगा, येलो कलर भी जा रहा होगा, विबग्योर के सारे कलर जा रहे होंगे। सिमिलरली नीचे वाली स्लिट से भी ब्लू कलर भी जा रहा होगा, येलो कलर भी जा रहा होगा, और रेड कलर भी जा रहा होगा। तो आपके पास टोटल 7 कोहेरेंट वेव्स आएंगी, हर एक कलर की एक एक कोहेरेंट वेव्स आएंगी। तनिष्का भी दिखा देता हूं प्रीवियस स्लाइड। तो इधर आपके पास जब सबकी सबकी वेव्स के कोहेरेंट मिलेंगे, तो यार अब आपको बताना है क्या इधर फ्रिंजेस पैटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो याद रखो, फ्रिंजेस पैटर्न मिलेंगे। वेरी गुड, फ्रिंजेस पैटर्न मिलेंगे। पहले बस मेरे को फर्स्ट कॉन्सेप्ट चेक करके बताओ, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. डन, यस सर। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल रितिका, बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या आता है, अभी तो मैंने वो बताया ही नहीं, क्वेश्चन आता है या नहीं आता। भाई इस पे एक तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फ्रिंजेस पैटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो यस, फ्रिंजेस पैटर्न मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि यार सेंटर पे कौन सा कलर मिलेगा मेरे को? सेंटर पे रेड कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, या कोई और कलर मिलेगा? कौन सा कलर मिलेगा सेंटर पे?
भैया याद रखो, सेंटर पे सारे कलर्स की, जितने भी कलर्स जाएंगे, सेंटर पे सारे कलर्स की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम। वेरी गुड। सेंटर पे सारे कलर्स की लेंथ सेम होगी। कैसे सेम होगी ये बताने की जरूरत तो नहीं है, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। यस सर। तो यार सेंटर पे जब सारे कलर्स की, वेरी गुड, सेंटर्स पे सारे कलर की लेंथ सेम है, तो ये सारे कलर्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो सेंटर पे सारे कलर आपस में मर्ज हो गए, फिर से विबग्योर के सारे कलर्स मिल गए, तो भैया सेंटर कलर हमेशा क्या मिलेगा आपको? व्हाइट मिलेगा। White. भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैं यहाँ पे इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ड्रॉ कर रहा हूं, कि सेंटर पे हमेशा ब्राइट व्हाइट ही मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, भैया तीसरा क्वेश्चन ये आता कि चलो ये भी मान लिया मैंने फ्रिंजेस पैटर्न बनेंगे, ये भी मान लिया मैंने सेंटर पे ब्राइट बनेगा, लेकिन मेरे को बताना है व्हाइट के ऊपर सबसे पहला कलर कौन सा मिलेगा और सबसे लास्ट में कौन सा कलर मिलेगा। क्योंकि भैया ये कलर्स के फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं ब्लू मिलेगा, कहीं ना कहीं येलो मिलेगा, फिर रेड मिलेगा, कहीं ना कहीं इस तरीके मल्टीपल कलर्स मिलेंगे। तो मेरे को बताना है व्हाइट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, मतलब सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज कौन सा मिलेगा और सबसे लास्ट ब्राइट फ्रिंज कौन सा मिलेगा। विच विल बी द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड विच विल बी द लास्ट ब्राइट फ्रिंज, बताओ भाई। रितिका चेक करते हैं, आपने आंसर तो दे दिया, चेक करते हैं। तो मेरे को बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का x1 की क्या वैल्यू थी, क्या फॉर्मूला था x1 का ब्राइट फ्रिंज के लिए? भैया डी लैम्डा बाई डी, Lambda मतलब x1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? lambda. लैम्डा पे। यार मैंने Yes. उल्टा लिखा और आपने कुछ बोला भी नहीं, मैंने चेक करो मैंने सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है, Yes. यस। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिस कलर की होगी, एक्स सबसे ज्यादा उसी का होगा। जिस Yes. कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, एक्स की वैल्यू सबसे कम उसी के लिए होगी। तो मेरे को बताओ सबसे कम वेवलेंथ किसके लिए है? Violet. वायलेट के लिए। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके लिए है? Red के लिए. तो याद रखो एक्स की वैल्यू भी इसी के लिए मैक्सिमम आएगी और इसके लिए मिनिमम आएगी। एक्स था क्या? एक्स डिस्टेंस था ओ से। तो मेरे को बताओ सबसे पहला कलर कौन सा मिलेगा? सब उल्टा आंसर दे रहे हो। Red. Red. रेड। White. सॉरी मैंने White. उल्टा लिख दिया और किसी ने कुछ बोला भी नहीं। लैम्डा मिनिमम है तो एक्स की वैल्यू मिनिमम, रेड मैक्सिमम है तो एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम। अब एक बार फिर से रिपीट कर दो, अब सही जा रहे हो। तो याद रखो फर्स्ट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज किसका मिलेगा? एक्स की सबसे कम वैल्यू वायलेट के लिए है, तो सबसे पहले वायलेट मिलेगा। और Violet. सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा? सबसे लास्ट Red. में रेड मिलेगा। एक बार चेक कर लो भैया, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या सर रिपीट करना प्रीवियस है? स्लाइड दिखा दो एक प्रीवियस स्लाइड तो दिखा रहे बार। हो, चलो ये लो। किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, और मैं आपको लिख के कह रहा हूँ डेफिनेटली इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके नीट एग्जाम में। सर डन। डन, रिपीट करना है, डन। गायत्री सिर्फ ये लास्ट वाला थर्ड पॉइंट रिपीट करना है ना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो क्लियर है? Yes, sir. डन। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। ग- गायत्री हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो एक्स होता क्या है। एक्स होता है सेंटर से डिस्टेंस, जहां पे फ्रिंजेस बनेंगे सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो मेरे को ये डिस्टेंस चेक करना है कि डिस्टेंस कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो हमने भैया x1 की वैल्यू निकाली, मतलब जो सबसे पहला फ्रिंज बनेगा x1, x1 की वैल्यू होगी डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। मतलब ये x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे। तो मेरे को बताओ अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो x की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। Yes, sir. हमें पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कौन से कलर की है? रेड की। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी किसके लिए आएगा? रेड के लिए आएगा। मतलब रेड के लिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ये डिस्टेंस सेंटर से। तो सबसे लास्ट में कौन सा कलर मिलेगा मेरे को? रेड मिलेगा। गायत्री अब ये चीज क्लियर हुई है? Yes, sir. डन। फिर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की है। तो सबसे कम डिस्टेंस भी किसका होगा? वायलेट का होगा। तो भैया ये जो एक्स सबसे कम आ रहा है, ये सबसे कम डिस्टेंस वायलेट का होगा। सबसे पहला कलर वायलेट मिलेगा। सेंटर पे कौन सा कलर मिलेगा वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सेंटर पे भैया हमें मिलेगा व्हाइट। White. White. इस तरीके के फ्रिंजेस मिलते जाएंगे।
जैसे मेरे को बता सकते हो ब्लू के बाद ये वायलेट के बाद कौन सा मिलेगा विबग्योर के हिसाब से? इंडिगो, Indigo. ब्लू, फिर बीच में ग्रीन, फिर बीच में कहीं ना कहीं येलो, इस तरीके से। बिल्कुल, फिर ऑरेंज। वेरी गुड, सही जा रहे हो। तो इसको लिख डालो। बिल्कुल रितिका, बिल्कुल सही। प्रिज्म में भी यही सीक्वेंस होता है, इधर भी वही सीक्वेंस चल रहा है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अब क्या मैं आपको न्यूमेरिकल दे दूं? न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? Yes, sir. डन। चलो भाई आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे। फिर इंटरफेरेंस के भी 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी ट्राई करेंगे। भैया क्वेश्चन पहले मैं आपको दे रहा हूं सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया येलो लाइट के साथ, और हमें येलो लाइट की वेवलेंथ गिवन है। केस 1 लिख लो इसको, कि सबसे पहले हमने येलो लाइट के साथ परफॉर्म किया। येलो लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसने फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस करी है। कितनी फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस करी है? इसने भैया फ्रिंज विड्थ बनाई है 0.8 mm की। 0.8 mm की ब्रॉडनेस की फ्रिंज विड्थ बनाई है। अब हमने क्या करा सेकंड केस में? भैया हमने कलर को रिप्लेस कर दिया। हमने येलो की जगह ले लिया है कोई दूसरा कलर, कोई दूसरा कलर ले लेना, और उस कलर की वेवलेंथ हमें गिवन है 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग। सपोज इसको रेड कलर कह देता हूं कि भैया हमने रेड लाइट लिया ऑफ 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और हमने क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स को डबल कर दिया। मतलब जो डी डैश डी की वैल्यू है उसको डबल कर दिया है। तो हाँ, मेरे को बताना है व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ। चेक करो, क्वेश्चन क्लियर है पहले, फिर सॉल्व करना शुरू करना। चेक Yes. कर लो पहले कि भैया स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया। मैंने स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया। येलो की जगह रेड लाइट ली है। तो मेरे को बताना है अब रेड कलर के जो फ्रिंजेस बनेंगे उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। कैलकुलेट करो, और मेरे को इतने 1 मिनट दो, आप इतने कैलकुलेट करो। यार देखो, कुछ नहीं करना, बस बीटा का फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप चेक करना। भाई बीटा वन का फॉर्मूला क्या होगा? सृजल वेरी गुड, आपका आंसर सही भी आया, वेरी गुड यार। बीटा वन का फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ डी λ1 बाय डी, D1, इसको D1 कर दो भैया। फिर हम बीटा टू का फॉर्मूला लिखेंगे। डी चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स चेंज हुआ है। बस दोनों को डिवाइड कर दो, सारी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तनिष्का आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड। बीटा वन की वैल्यू पता है, डी डी कटी जाएगा। λ1 λ2 की वैल्यू गिवन है, D1 D2 की वैल्यू गिवन है। तो बस कैलकुलेट करना है बीटा टू। सिंपल सा क्वेश्चन। आकाश बिल्कुल सही। तो भैया सब लोग चेक करो, इसका बीटा टू की वैल्यू आनी चाहिए 0.5 mm। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस रेशियो लेना था, सॉल्व करना था। So done. डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन Done, पे। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, फिर से वही वाली बात, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं पहले तो आपको, नहीं तो आप बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमने YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये हमारी स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन हो गया। कोई कुछ कहना चाह रहा है? प्रीवियस स्लाइड दीक्षा, ये लो प्रीवियस स्लाइड।
Sir, done. डन। चलो यार क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया है रेड लाइट से। रेड लाइट की अब की बार वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जब हम ये रेड लाइट से परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी। तो रेड वाले का मेरे को पॉइंट पी का, ये रेड कलर यूज किया, इस पॉइंट पी का nth ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। आई रिपीट, यहां पे मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है रेड कलर का, कौन सा, nth ब्राइट फ्रिंज। nth ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है मेरे को एट पॉइंट पी। मैंने क्या किया भैया, रेड कलर को चेंज कर दिया किसी दूसरे कलर से, सपोज येलो कलर से। जब मैंने इसको येलो कलर से चेंज किया, इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैंने देखा येलो कलर का n+1 n+1 ब्राइट फ्रिंज बन रहा है भैया पॉइंट, सेम पॉइंट पी पे। पहले चेक करो आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया कि क्या हो रहा है। Yes, sir. जैसे एग्जांपल देता हूं भाई, सपोज मेरे को रेड कलर का कौन सा फ्रिंज मिल रहा है पॉइंट पी पे। सपोज मेरे को रेड कलर का, जस्ट अज्यूम कर रहा मैंने ऐसा कि सपोज रेड कलर का मेरे को 7th ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, 7th ब्राइट फ्रिंज x7। तो मेरे को येलो कलर का कौन सा फ्रिंज मिल रहा है पॉइंट पी पे भैया, 8th फ्रिंज। येलो का 8th ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है मेरे को पॉइंट पी पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, ट्राई करो सॉल्व करने की। आपको वैल्यू ऑफ n बताना है। क्या बात है तनिष्का, आपने कैलकुलेट भी कर लिया, बहुत बढ़िया। और भाई क्या बात है, बच्चे धीरे धीरे भगते जा रहे हैं। जैसे ही 8 से 8:15 से ऊपर होता है टाइम, सबको सुस्ती आ जाती है, आलस। हाँ तनिष्का, आपका आंसर करेक्ट है। सृजल वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। यार सीधा सीधा करना क्या है भाई, लिखना है xn फॉर रेड कलर। जो ये पोजीशन है, पोजीशन तो सेम ही है भैया, पोजीशन में तो कोई चेंज थोड़ी है। पॉइंट पी तो जो अब जिस लोकेशन पे था वो उसी लोकेशन पे है। तो बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बिल्कुल यार, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें पता है x की वैल्यू क्या है, n d लैम्डा, ये रेड कलर का, डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये हो जाएगा n+1 d लैम्डा फॉर येलो कलर डिवाइडेड बाय स्मॉल d। यार d और स्मॉल d कॉमन आगे कट गया, बस अब लैम्डा रेड कलर का लिख दो, लैम्डा वाई कलर का लिख दो, और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5। जब यहां तक कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ता हूं। Sir, done. डन, चलो बढ़िया। इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक समझो, नेक्स्ट टॉपिक भी आसान है, बस शायद से थोड़ा सा एक वो लग सकता है। लिखो हेडिंग, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। एक और न्यूमेरिकल, बस एक ये टॉपिक कर लो, इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस टॉपिक का, उसके बाद मैं आपको फिर वो कर दूंगा, न्यूमेरिकल और दे दूंगा। इंटरफेरेंस में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। चलो अब मैं आपको यहाँ पे पहले तो इसका वो समझाता हूँ। यार अगर आपने कभी भी डे टू डे लाइफ में नोटिस किया हो, सोप बबल, सोप बबल के ऊपर आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे रेनबो Yes, फॉर्मेशन टाइप दिखाई Yes, देता sir. होगा सोप बबल पे। तो यार वो जो सोप बबल के ऊपर मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, विब्ग्योर दिखाई दे रहा है, वो कौन से फिनोमिनन की वजह से दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स फॉर्म हो रहे हैं विब्ग्योर, रेनबो में वो 7 कलर जो फॉर्म हो रहे हैं लिक्विड ड्रॉपलेट की वजह से, वो फिनोमिनन का नाम क्या होता है। Dispersion. वेरी गुड, डिस्पर्जन। लेकिन याद रखो सोप बबल के ऊपर जो हमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, वो भैया डिस्पर्जन नहीं होता, वो इंटरफेरेंस होता है। कैसे होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखो, सोप बबल के ऊपर जो हमें मल्टीपल कलर्स के लेयरिंग दिखाई देती है, वो डिस्पर्जन नहीं होता, वो होता है इंटरफेरेंस। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल,
यार दूसरा एग्जांपल, आप सबने कंप्यूटर डिस्क देखी होगी जो म्यूजिक सीडीज Yes, वगैरह sir. आती थी। Yes, sir. उस म्यूजिक सीडी के ऊपर सिल्वर कलर की एक कवरिंग होती है, लेयर होती है। Yes, अगर आपने कभी भी उस लेयर को sir. सपोज टेप वगैरह से, सेलो टेप से रिमूव किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लेयरिंग बहुत पतली सी होती है। क्या कभी किया है ये काम? Yes, sir. डन। भैया उसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है, तो सीडी डिस्क के ऊपर भी आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो yes, याद रखना, sir. बच्चों को लगता है कि सीडी डिस्क के ऊपर जो मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो भी डिस्पर्जन है, लेकिन गलत, वो भी डिस्पर्जन नहीं है, वो भी क्या है? Interference. इंटरफेरेंस है। बिल्कुल। तो याद रखो, जब भी थिन फिल्म्स का मतलब बहुत पतली सी लेयर, जब भी बहुत पतली सी लेयर के ऊपर आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना वो डिस्पर्जन नहीं है, वो हमारा इंटरफेरेंस है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिसपे न्यूमेरिकल यूजली आता है, कि भैया ये कंटेनर लिया, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, और वाटर के ऊपर मैंने एक लिक्विड की ऑयल की ड्रॉप रख दी है। तो यार ऑयल की ड्रॉप है ना, बहुत थिन लेयर की होती है, तो ये थिन फिल्म्स की तरह ही काम करेगा। तो कभी भी अगर आप वाटर के ऊपर एक ऑयल की ड्रॉप छोड़ोगे ना, तो उस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर भी आपने देखा होगा विबग्योर टाइप दिखाई देता है, मल्टीपल कलर्स दिखाई Yes, देते हैं। sir. तो Yes. अगेन इट इज इंटरफेरेंस। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये इंटरफेरेंस होता कैसे है, समझने की कोशिश करो। भैया सपोज ये मैंने एक सोप फिल्म ड्रॉ करी है। सोप फिल्म बहुत पतली होती है, लेकिन इतना पतला डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो याद रखना, ये जो इतना बड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ब्रॉड सा, ये सोप फिल्म है, यहां साइड में लिख देता हूं, दिस इज सोप फिल्म, जो बहुत ही पतली थिकनेस की है, वेरी थिन फिल्म। इसकी थिकनेस कितनी होगी? इसकी थिकनेस टी है, और जनरली ये टी माइक्रोमीटर्स में होती है। तो देख लो कितनी पतली होती है, माइक्रोमीटर्स, 10⁻⁻⁶ के टर्म्स में होती है। Yes, भाई मैं sir. क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर कोई लाइट रे फॉल डाउन करा रहा हूं, किसी भी एक कलर की। तो सपोज मैंने ब्लू कलर की लाइट रे फॉल डाउन कराई। भैया आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, सॉरी, इजी कॉन्सेप्ट है। ये हो गई इंसिडेंट रे। यार मेरे को बताओ, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया हुआ है कि जब भी किसी सरफेस पे कोई लाइट रे फॉल डाउन करती है, क्या क्या फिनोमिनन हो सकते हैं? Reflection. भाई वेरी गुड, कि इसका Reflection. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ पार्ट क्या कर जाएगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास सबसे पहली रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद क्या होगा, जो ये रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास यहाँ पे आई है ना, फिर से इसके साथ वही होगा जो ऊपर वाली रे के साथ हुआ है, परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगी। गुड। इसके साथ क्या होगा भैया, इसका कुछ पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पार्ट मीडियम के बाहर आ जाएगा। जो लाइट रे मीडियम के बाहर आई है, इसको हम कहेंगे सबसे पहली रिफ्रैक्टेड रे, ट्रांसमिटेड रे T1। फिर से क्या होगा, यही स्टेप रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल, ये लाइट रे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम के अंदर बाहर आ जाएगी। तो यार अगर आप देखो, ये जो लाइट रे बाहर आई है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे R2 कहलाएगी। फिर सिमिलरली ये स्टेप रिपीट करते हुए दिखाते जाओ, कि ये कुछ पार्ट भैया होगी रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट होगी रिफ्रैक्ट। तो आपके पास एक और वेव आ गई है, ट्रांसमिटेड T2। यार मेरे को बताओ, मेरे पास R1 और R2 दो अलग अलग रेज आई हैं, ये दो रेज कोहेरेंट होंगी या नॉन कोहेरेंट होंगी? सोचो। भैया ये रिफ्लेक्टेड रे R1 R2 सेम सोर्स से आई हैं या अलग अलग सोर्स से आई हैं? Same source. भैया Same. सेम सोर्स, इंसिडेंट तो Yes, एक ही sir. था, सेम Yes. सोर्स से आई हैं। तो याद रखना ये कोहेरेंट होंगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. डन। Yes, sir. सिमिलरली जो ये T1 T2 है, ये भी दो वेव्स हो गई, रिफ्रैक्टेड वेव्स, लेकिन ये दोनों भी भैया एक ही सोर्स से निकल के आ रही हैं, तो ये दोनों भी कोहेरेंट होंगी। तो यार सोप बबल के अंदर होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे सुपरपोज करती है, रिफ्रैक्टेड रेज भी सुपरपोज करती है, दोनों रे सुपरपोज करती है, याद रखना, रिफ्लेक्टेड भी ट्रांसमिटेड भी। तो जब ये दोनों वेव्स सुपरपोज करेगी, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, और वो ही आपको मल्टीपल कलर्स में दिखाई देता है। अब सोप बबल के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल डाउन कर रही है, सोप बबल के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल डाउन कर रही है, तो एग्जैक्टली ये वाला डायग्राम बनता है थिन फिल्म्स के अंदर, कि भैया व्हाइट लाइट मिलेगी कहीं ना कहीं, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, इस तरीके के हमारे पास मल्टीपल कलर्स के फ्रिंजेस आएंगे। और वो मल्टीपल कलर के फ्रिंजेस हमें डिस्पर्शन की तरह लगते हैं, लेकिन वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के पैटर्न होते हैं।
भाई चेक कर लो, ये पूरी थियोरिटिकल चीजें समझ में आ गई हैं? Yes, sir. डन। इसका डायग्राम ड्रॉ Yes, करो और यहां sir. तक कंप्लीट करो। इसका अभी कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा, लेकिन अभी मैंने आज आपको सिर्फ इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन दिया है। नीट वालों के लिए मैं बता देता हूं, जनरली नीट वालों के लिए इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। आई रिपीट, नीट वालों के लिए इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। सर डन। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यार बस आज हम यहीं तक ही रखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे अभी हमें फॉर्मूला डिराइव करना है और नेक्स्ट टॉपिक भी करना है, बीच में पेंडिंग हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक है। तो एक बार शुरू से चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो भाई आओ, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो स्लिट्स हैं वो सेपरेटेड है, मतलब हमें स्लिट विड्थ गिवन है, स्लिट्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm, और हमें बोला हुआ है इसकी स्क्रीन हमने प्लेस करी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अवे। बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, भाई ध्यान देना, जो हमारा नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 mm। हमारा जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है वो इतने डिस्टेंस पे मिल रहा है फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज, फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या बताना है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। क्या किसी के लिए क्वेश्चन रिपीट करना है या क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर, समझ में आ गया। डन। ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन या थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। भाई डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स गिवन है 0.5 mm, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है ना, वो 8.835 mm के डिस्टेंस पे बन रहा है सेकेंड डार्क फ्रिंज से। जैसे अगर मैं डायग्राम को आपको समझाना चाहूं डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि यार ये हमारा सेंटर पॉइंट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा बन रहा होगा डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज में रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये कौन सा डार्क फ्रिंज है? सेकेंड वाला। और कहीं ना कहीं मेरा बन रहा होगा ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज कौन सा है? ये नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है। इन दोनों के बीच का गैप गिवन है, कि इन दोनों के बीच के गैप की वैल्यू कितनी है? 8.835। बस ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। सृजल, यही डाउट जो आपने पूछा है ना कि विदाउट मतलब वो वाले मेडिकल वाले एनडीए में डिफेंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मेडिकल डिफेंस में? बिल्कुल। तो इसलिए एएफएमएमसी आपका बहुत अच्छा एग्जाम है, इंपॉर्टेंट मतलब है। भैया उसका जब फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जरूर फिल करना, जरूर उसके लिए प्रिपरेशन करना। तनिष्का इतनी जल्दी आंसर निकाल भी लिया और बिल्कुल सही भी निकाला, वेरी गुड यार, कैलकुलेशन फास्ट है। क्योंकि यार एएफएमसी है ना, काफी लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि उनको डिफेंस में भी जाना है एक तरीके से, और अपनी मेडिकल लाइन में भी रहना है, तो काफी लोगों के लिए तो ये बहुत ड्रीम टाइप होता है। शायद से आपके बैच में किसी एक दो बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, आकाश तुमने पूछा था ना? नहीं तुमने नहीं पूछा था, पता नहीं कितना करा था यार किसी ने। अरे नहीं तनिष्का, ऐसा मत बोला करो यार, कहीं मैं चने के झाड़ पे ना चढ़ जाऊं। चलो भैया सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन सबसे पहले मेरे को बताओ, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज का क्या फॉर्मूला आएगा? भाई अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है, ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन का फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से एन की वैल्यू रख दो। क्वेश्चन ने नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज पूछा है, तो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं?
9, तो ये हो जाएगा 9d लैम्डा बाय स्मॉल डी। वेरी गुड। सिमिलरली अब आ जाते हैं डार्क के लिए। भैया डार्क के लिए क्या फॉर्मूला था पोजीशन का? डार्क के लिए पोजीशन का फॉर्मूला था 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाय 2d। भैया इधर सेकेंड डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, तो इधर n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 2। तो x2 जो डार्क फ्रिंजेस के लिए निकला है, यहां पे लिख देता हूं डार्क और ब्राइट, समझ जाना भैया, इसके लिए होगा 5d लैम्डा बाय 2d। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को आंसर मिलना चाहिए 8.835। तो यार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आप कर ही सकते हो, सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट करके sir. आंसर बता दो। डन। आकाश मतलब न्यूमेरिक वैल्यू सही आ रही है, कुछ पावर्स वगैरह में गलती है। अच्छा ऋतिको, आपके हैं कजन्स वगैरह एफएमसी में? बहुत बढ़िया यार। थ्री डी नहीं आएगा? 3D किस में आएगा एक बार बताओ ऋतिका। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? एन की वैल्यू 2? ओ यस, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मेरी गलती भाई, मेरी गलती, ठीक कर लो, थैंक यू यार। कि ये आएगा 3d लैम्डा बाय 2d। एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3d लैम्डा बाय 2d। sir. गुड। दीक्षा मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा, पूरे ग्रुप में ही इंफॉर्मेशन चली जाएगी जब जब जिस भी एग्जाम का आपके मतलब का फॉर्म निकलेगा। नहीं यार, चलो आओ। x9 की वैल्यू रख दो यार, जो भी है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। फाइनल आंसर जो मेरे को गिवन है दैट इज 5980 आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे को आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। एक तो पहली चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट दी वैल्यूज। शायद से आपने वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं किया है। जैसे 0.5 mm, भैया इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 मीटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू मीटर में गिवन है, इसलिए। फिर इस 8.835 mm को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भैया आप mm में कन्वर्ट करोगे तो इसको यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -3। -3 तब जाके आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। आपके पास आंसर आएगा 5890 इंटू 10 टू द पावर -10। और आपको पता है 10 टू द पावर -10 किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है। डन, बढ़िया यार। हाँ आकाश, मैं समझ गया था वही चीज गलती हुई है। तो डन भाई, यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना चैप्टर में। अब इंटरफेरेंस के जितने भी डिफिकल्ट चीजें थी ना, वो हो गई हैं, अब सारी चीजें इजी आएंगी। अब आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि अब सारी चीजें इजी आएंगी। तो यहाँ तक रिवाइज करना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। Bye, sir. बाय यार, बाय बाय।